हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक नए टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैं डॉक्टर कपिल जैन आपका फिर स्वागत और वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने डी ब्रोगलीज जो ड्यूअल नेचर पार्टिकल ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन या जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ड्यूअल नेचर शो करते हैं बिकॉज दे हैव नेग्लिजिबल मासेस। और इसके लिए हमने डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ है उसको भी वहां पे डिराइव किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मोमेंटम है और एम वी का प्रोडक्ट है। तो ये हमने डिस्कस किया। इसके बेसिस पर हमने जो बोहर का एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट है उसको भी डिराइव किया बाय अज्यूमिंग कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर की तरह शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। ओके, तो ये हमने वहां लुइस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में जो 1924 में डी ब्रोगली ने इंट्रोड्यूस किया था उसको डिस्कस किया। तो इससे हमको यह समझ में आ गया लुइस डी ब्रोगली का जो प्रपोजल था कि सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनके मासेस नेग्लिजिबल हैं वो पार्टिकल्स तो हैं ही, वेव नेचर भी शो कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर शो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ऐसा डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था। 1927 में, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है उसको वेरीफाई भी किया गया। लेकिन 1927 में एक और वहां पर साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग। जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है वो हाइजेनबर्ग को डाइजेस्ट नहीं हो पाया कि कैसे कोई भी स्मॉल पार्टिकल जिसका मास नेग्लिजिबल है वो पार्टिकल की भी तरह बिहेवियर शो कर रहा है और वेव की भी तरह बिहेवियर शो कर रहा है। तो हाइजेनबर्ग ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, अपने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको चेक करना चाहा कि क्या ये एक्चुअली करेक्ट है या नहीं। तो इसको हम आज यहां पर डिस्कस करेंगे इस नाम से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये 1927 का कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग का। ओके, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब है, आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि आपका मोमेंटम में एक माइनर टेस्ट होने जा रहा है। अब आप टॉपर स्टूडेंट है और मोमेंटम में आप माइनर टेस्ट देने जा रहे हैं और मैंने टेस्ट से एक दिन पहले आपसे पूछा कि बच्चों आप बताओ आपका कल टेस्ट में क्या स्कोर रहेगा। अगर टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स 95 है तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या आप बोलेंगे कि सर 95 में से मेरे एकदम श्योर हूं कि 90 मार्क्स आने वाले हैं? आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप ये बोलेंगे कि सर आउट ऑफ 95 मैं 90 मार्क्स प्लस माइनस 5 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूंगा। आउट ऑफ 95 मार्क्स मैं 90 मार्क्स प्लस माइनस 5 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो प्लस माइनस है, ये जो आपने बोला 90 प्लस माइनस 5, ये प्लस माइनस 5 अनसर्टेनिटी है। व्हाट इज दिस? अनसर्टेनिटी। इसी को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी फॉलो करेंगे। कैसे? इसको हम समझने के लिए यहां पर एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम यहां बता सकते हैं उसको जरा चेक करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे एटम में एक इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन और स्पीड मेजर करनी है तो लाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहां पर फॉलो करते हैं। हाइजेनबर्ग ने भी उसको यहां पर फॉलो किया। इसको ऐसे समझिए, ये आप देख रहे हैं कि एक एटम है और एटम में सर्कुलर पाथ के अंदर न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को देखने के लिए यहां पर
हमको एक सेंसिटिव माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। सेंसिटिव माइक्रोस्कोप जो लाइट से ऑपरेट होता है, तभी मैं इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की करेक्ट स्पीड या जो उसकी पोजीशन है उसको डिटरमाइन कर पाऊंगा। और ये देखिए, ये मान लेते हैं हाइजेनबर्ग की प्यारी प्यारी आंखें हैं, मतलब हाइजेनबर्ग इस सेंसिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन एंड स्पीड या वेलोसिटी को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यहां पर मैंने लिखा है सेंसिटिव माइक्रोस्कोप ऑपरेटेड थ्रू लाइट। तो देखिए, हाइजेनबर्ग उस सेंसिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम में राउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके ऊपर इस माइक्रोस्कोप को फोकस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो इसके ऊपर फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन ररक से अपनी पोजीशन से वहां से हट जाता है, एकदम डिसअपियर हो जाता है। फिर वापस जो हाइजेनबर्ग है माइक्रोस्कोप के थ्रू इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिर वहां से डिसअपियर हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट देखकर हाइजेनबर्ग बड़े शॉक रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां ये जो माइक्रोस्कोप लाइट के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, इस माइक्रोस्कोप से हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। हाई एनर्जी इसका मतलब शॉर्टर वेवलेंथ वाले फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, है ना। अब ये फोटॉन्स, जैसे यहां से ये मान लेते हैं कि हमको एक फोटोन विजिबल हो रहा है, ये फोटोन यहां से एमिट हुआ और ये यहां जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ये देखिए मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ, ये इसका ओरिजिनल पाथ है ना। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां इस माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन पास हुआ और यहां से ये एक्सपेक्टेड पाथ को फॉलो करते हुए इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ये फोटोन, जो हाई एनर्जी वाला फोटोन है, वो इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा, जिससे कि मैं इसकी करेक्ट पोजीशन या स्पीड को मेजर करने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये सामने आएगा, जैसे ये हाई एनर्जी वाला फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक नए पाथ को फॉलो करने लग जाएगा। इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की अगर करेक्ट पोजीशन या वेलोसिटी मोमेंटम को कैलकुलेट या मेजर करने जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर जरूर आ जाएगा। ये जो एरर है इसको हाइजेनबर्ग ने डिफाइन किया कि ये अनसर्टेनिटी है। किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अगर हम पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर करने जाएंगे तो दोनों में से किसी में भी कुछ ना कुछ जरूर एरर आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। तो जो अनसर्टेनिटी हमारे लाइफ में हर स्टेप के अंदर है, जैसे अगर मैं यहां से वॉक करना शुरू करता हूं तो डेफिनेटली मुझे पता नहीं है कि मैं कंप्लीटली वॉक करके आगे तक जा पाऊंगा। हो सकता है कि मुझे रास्ते में एक छोटा सा पत्थर पड़ा और नहीं दिखे और मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो ऐसे किसी के भी लाइफ में कोई भी मिस हैपनिंग किसी भी दिन हो सकता है। इसका मतलब हमारी जो लाइफ है हाईली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर चल रही है ना। हम में से कोई भी 100% श्योर नहीं है कि हम कल जो सोच के चल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, हम डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं विद फुल एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आगे बढ़ते हैं, लेकिन गारंटी किसी के पास नहीं है कि हम उस जो टारगेट जिसको हमने डिसाइड किया था उसको अचीव कर लेंगे। हमको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और एफर्ट्स करते रहना चाहिए। लाइफ एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो जैसे इसको ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं एक्स, ये करेक्ट पोजीशन है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। ओके, लेकिन हम x की जगह यहां पर x डैश को ही मेजर कर पाएंगे। जो x डैश है वो यहां पर इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है
और एनी मूविंग पार्टिकल। तो इसलिए हम यहां पर डेल्टा एक्स मेंशन करेंगे, जो एक्स और एक्स डैश का आप मान लीजिए डिफरेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं एरर। एक्स और एक्स डैश का डिफरेंस होगा, ये एरर होगी, एरर। और इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी मूविंग पार्टिकल। ओके, तो ये हमने यहां पर मेंशन किया। सबसे पहले यहां पर हम हाइजेनबर्ग के जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है उसको अपनी कॉपी में डिक्टेट करेंगे, और उसके बाद जैसे हमने यहां पे लिखा है कि x करेक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, वैसे अगर मैं v करेक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लूं, तो हमने v की जगह यहां पर क्या मेजर कर पाएंगे, v डैश को मेजर कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की किसी भी हद तक जाकर उसकी करेक्ट पोजीशन को मेजर करूं, तो उस सिचुएशन में वो जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से जाके कोलिजन किया, और इससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी ऑल्टर हो गई और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी ऑल्टर हो गई। तो इसीलिए हम किसी एक चीज को अगर मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम हर दिन सोचते हैं कि हम फिजिक्स को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो हमको फिजिक्स में अगर हम अपना ज्यादा ध्यान डाइवर्ट करते हैं तो लगता है कि यार केमिस्ट्री पीछे छूट जाएगी। अगर मैं केमिस्ट्री को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि यार फिजिक्स या मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मैं डाउन हो रहा हूं। इट मींस हमेशा अनसर्टेनिटी तो लिटिल बिट है ही। जैसा कई स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते हैं कि सर मैं कितने क्वेश्चंस डेली बना लूं जिससे कि ये एकदम चेक हो जाए कि मुझे फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स एकदम बढ़िया आती है, तो डेफिनेटली ये अनसर्टेन है। हो सकता है कि एक स्टूडेंट को 10 क्वेश्चंस बनाने में ही एकदम टॉप क्लास कॉन्फिडेंस आ जाए, और एक स्टूडेंट को 100 क्वेश्चंस बनाने के बाद भी उतना कॉन्फिडेंस ना आए, तब भी लगे कि कुछ लैकिंग है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर और प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए लाइफ के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में भी अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल हमेशा फॉलो होता है। ओके, तो यहां पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, उनको मैं सबसे पहले आपको यहां पर बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी में भी इसको डिक्टेट करेंगे। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट पॉइंट, बोथ द पोजीशन को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वेलोसिटी जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट एनी इंस्टेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो हमारी नेक्ड आईज हैं, हम उनसे जिनको देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर पेन है ना, या आपको मैं दिख रहा हूं, या आप जो भी सामने आपके ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जिनको आप नेक्ड आईज से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सभी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम उन पार्टिकल्स की पोजीशन को, उन पार्टिकल्स की स्पीड को करेक्टली या विद हाई एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पेन को ऐसे थ्रो करूंगा तो हम इसकी पोजीशन को भी चेक कर सकते हैं और इसकी स्पीड या वेलोसिटी को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हाइजेनबर्ग ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन किया है। तो ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है, हेंस पाथ को जनरली हम ट्रेजेक्टरीज भी बोलते हैं, ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेडिक्टेड प्रिसाइसली, है ना। 100% प्रिसाइसली हम इनको यहां पर चेक कर सकते हैं पोजीशन एंड वेलोसिटी को। बट अबव मेजरमेंट विद हाई एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको भी डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सबसे पहले हमको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो देखिए उसको मैंने यहां पर मेंशन किया है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन, जिसको हम x से डिफाइन कर रहे हैं, एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, जिसको हम वेलोसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं,
जैसे मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। ये इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि मैं दोनों चीजों को, दोनों यहां पर जो मेजरमेंट है, पोजीशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम, साइमल्टेनियसली अगर मेजर करने जाऊंगा तो डेफिनेटली वी विल गेट सम एरर, वी विल चेक सम एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन और वेलोसिटी। ओके, तो ये सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है क्लियर हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जनरली मैं स्टूडेंट्स को एक कहानी सुनाता हूं। मान लेते हैं कि एक घर है जिसके अंदर कुछ लोग वहां पे रह रहे हैं। एक दिन इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि एक चोर है और वो वहां उनके घर में से चोरी करके भागा। इलेक्ट्रॉन चोरी करके भागा। अब इलेक्ट्रॉन आगे आगे और जो घर वाले हैं वो पीछे पीछे, है ना। अब ये जो घर वाले हैं ये क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर पुलिस को बोलते हैं कि आप FIR लिखिए, हमारे घर से इलेक्ट्रॉन चोर है जो चोरी करके भागा है। अब पुलिस वाले वो घर वालों को देखते हैं और घर वाले पुलिस वालों को देखते हैं, और अब आप समझ ही गए होंगे कि सर आगे क्या करने जा रहे हैं। पुलिस वाले घर वालों को देखकर मुस्कुराते हैं। मींस पुलिस वाले बोलते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, जिस इलेक्ट्रॉन नामक चोर की आप बात कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन तो अभी लॉकर में बंद है। घर वाले हाईली सरप्राइज होते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन हमारे घर से चोरी करके भागा है और इलेक्ट्रॉन इसी समय लॉकर में बंद है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इतना फास्ट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर उसकी पोजीशन को पॉइंट आउट करना चाहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन की, तो इस सिचुएशन में उसकी स्पीड में हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर या अनसर्टेनिटी को ऑब्जर्व करेंगे। और अगर मैं करेक्टली उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को ऑब्जर्व कर ले गया, मेजर कर ले गया, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट रिवॉल्व कर रहा है कि घर वालों को समझ में आ रहा है कि उस समय में वो उनके घर से चोरी करके भागा, और पुलिस वालों को समझ में आ रहा है कि वो उसी समय में लॉकर में बंद था। तो ये अनसर्टेनिटी हो गई कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है कहां पर। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। तो ये सबसे पहले अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम यहां पे V मेंशन करते हैं, इट इज करेक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर मूविंग पार्टिकल। तो अगर हम V डैश मेजर करते हैं जो इनकरेक्ट वेलोसिटी है, इनकरेक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी मूविंग पार्टिकल, तो यहां जो मैं डेल्टा V को मेंशन करूंगा तो डेल्टा V का यहां पर मीनिंग हो जाएगा एरर और अनसर्टेनिटी in measurement of velocity of electron or any moving particle। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जो अभी आपको मैंने यहां पर बताया भी था, द ड्वेल नेचर, जो अभी हम डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मींस एनी करेक्ट मेजरमेंट इन पोजीशन। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन को करेक्टली मेजर कर लेता हूं तो उसका मतलब जो डेल्टा एक्स है, जिसको हमने एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन बोला है,
वो या तो बहुत कम हो जाएगा और या मान लेते हैं 0 हो जाएगा। ओके, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वुड क्रिएट सम एरर दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब इस इंस्टेंट पर डेल्टा वी की वैल्यू हाई हो जाएगी। ये देखिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं एक चीज को एक्यूरेटली करने की कोशिश करता हूं तो दूसरे चीज में, दूसरे कॉन्सेप्ट में मुझे एरर या अनसर्टेनिटी के चांसेस बढ़ने के चांसेस लगते हैं, है ना। और एनी करेक्ट मेजरमेंट इन वेलोसिटी दैट इज, अगर मैं डेल्टा वी को किसी भी तरीके से यहां पर 0 कर रहा हूं कि एरर इन वेलोसिटी 0 है या लेस है, वुड क्रिएट सम एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इस बेसिस पर हाइजेनबर्ग ने एक रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन भी बोलते हैं। तो वो क्या है और किस टाइप की प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड हमको देखने को मिलती है, हम उसको डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले ये अपनी कॉपी में स्टूडेंट डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो कुछ ऐसे है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। इट इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप। ये अनसर्टेनिटी रिलेशन है। इसका डेरिवेशन हमको बिल्कुल भी नहीं समझना। दिस डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सिंपली हाइजेनबर्ग के इस अनसर्टेनिटी रिलेशन को फॉलो करते हैं और इससे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है हम उनको फॉलो करते हैं। डेल्टा एक्स अभी हमें डिस्कस करके आ चुके हैं। इट इज एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। व्हाट इज डेल्टा पी? इट इज एरर। डेल्टा पी बिकॉज पी मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसको ऐसे मेंशन कर देता हूं, है ना। और यहां हम लिख देंगे इट इज एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ओके, और कैन वी राइट डेल्टा पी एज m delta v? yes, m is mass। तो मास तो ऑब्वियसली किसी भी मूविंग पार्टिकल का जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका फिक्स है, वहां पे तो एरर हो नहीं सकती। तो डेल्टा p इट मींस एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड डेल्टा v एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, जिसको हमने यहां मेंशन किया था। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस रिलेशन एज डेल्टा एक्स into m delta v is greater than or equal to h Planck's constant है, तो 6.63 multiply by 10 raised to the power minus 34 joule second divide by 4 pi is constant 3.14। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है स्टूडेंट, इसको तो हम सॉल्व करके रख लेते हैं, ये हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 35 जूल सेकेंड। ये देखिए, दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो तो हमेशा फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 35 जूल सेकेंड, और हम इसको अनसर्टेनिटी रिलेशन बोलते हैं। This is uncertainty relation and that is also uncertainty relation। Okay, क्लियर हो गया। इस इक्वेशन से हम यहां पर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम अगर डेल्टा एक्स को किसी भी तरीके से मिनिमाइज करने की कोशिश करें, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करें, इट मींस दैट इज पोजीशन of an electron measured with high accuracy।
तो जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इन दैट सिचुएशन जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगी, मतलब एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ओके, और सिमिलरली अगर हम इसकी तरह उल्टा सोचेंगे, डेल्टा वी को हमने किसी भी तरीके से रिड्यूस कर दिया, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी को हमने डिक्रीज कर दिया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये जो एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन है और एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम है, इसका प्रोडक्ट हमेशा जो h/4 है उसके रेस्पेक्ट में ग्रेटर या इक्वल होगा, मतलब अनसर्टेनिटी हमेशा बहुत हाई है इन सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप है इसको मैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी यहां पर एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे, वो मैं आपको करके बताता हूं। तो सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। हाँ बच्चों, जैसे यहां अभी हमने जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन मेंशन किया है उसको मैं ऑल्टरनेटिवली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम भी मेंशन कर सकता हूं। कैसे, आइंस्टीन का जो एनर्जी मास रिलेशनशिप है, जैसे E इज इक्वल टू mc², हम इसको E इज इक्वल टू mv² लिख देते हैं। वेलोसिटी किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए है। ओके, और एंड ऑल्सो जो मोमेंटम होता है उसको हम mv मेंशन कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। इट मींस E डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिंपली V लेफ्ट रह जाएगा। ओके, ये V, और या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं, देखिए डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू डेल्टा V। ये देखिए, ये हमने डेल्टा P और डेल्टा V की टर्म्स में डेल्टा E को मेंशन कर दिया है। व्हाट इज डेल्टा E? इट इज एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। डेल्टा E, इट इज एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट of an energy, and also जो वेलोसिटी होता है मूविंग पार्टिकल का वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है ना, डिस्टेंस मेजर्ड पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डिस्टेंस मतलब यहां पर x हो गया, मतलब पोजीशन है ना, और पर यूनिट टाइम तो डिवाइडेड बाय t है ना। तो मैं इसको सिंपली यहां पर लिख सकता हूं, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा V ऑलरेडी नोन, इट इज एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा x इज नोन, इट इज एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। एंड डेल्टा t इट इज एरर और अनसर्टेनिटी in measurement of time। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से मुझे ये रिलेशन मिल गया, देखिए। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं, यहां पर इंस्टेड ऑफ दिस डेल्टा t मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा v। ये देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? नाउ जो अभी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन लिखा, फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, तो क्या लिख रखा है हमने इसको मेंशन कर रखा है यहां पर, डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेल्टा V से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
तो हम हम ऑल्टर करेंगे इस इक्वेशन में, फिर हम इसको डेल्टा ई और डेल्टा टी की टर्म्स में मेंशन कर पाएंगे। तो मैं वहां करके बताता हूं। सबसे पहले आप इसको डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो जैसे यहां इसको हम ऐसे मेंशन कर देते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ये मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। नाउ इंस्टेड ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा वी, ये देखिए डेल्टा पी और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है ये हमने अभी इक्वेशन 3 में मेंशन किया हुआ है, डेल्टा ई, ओके, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। हमने इसको डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो डेल्टा टी यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये देखिए, तो ये ऑल्टरनेटिव हाइजेनबर्ग रिलेशन है। ओके, तो हम इस रिलेशनशिप को भी फॉलो कर सकते हैं इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रिलेशन है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम ये बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं मिलता है? न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, बट व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, दिस इज we can easily explain with the help of Heisenberg uncertainty relation। तो मैं उसको यहां पर आपको बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर अब मैंने मेंशन किया है why electron does not exist within the nucleus। इसके लिए जैसा हम रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन्स मॉडल में किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको हमने डिफाइन किया था 10 की पावर -13 सेंटीमीटर ऑर्डर का या 10 की पावर -15 मीटर ऑर्डर का, उसको हम सबसे पहले यहां पर मेंशन कर लेते हैं। एज वी नो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर न्यूक्लियस का रेडियस 10 की पावर -15 ऑर्डर का है, ये न्यूक्लियस है एटम में, और यहां हम लिख रहे हैं कि इसका रेडियस 10 की पावर -15 मीटर ऑर्डर का है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाए कि ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की होगी, विच वी रिटन एज डेल्टा एक्स। तो यही मैंने यहां पर मेंशन किया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। मतलब वो इस 10 की पावर -15 मीटर का जो पेरिफेरी है उसमें कहीं मिलता होगा, तो ये अनसर्टेनिटी के इक्वल लिखा जाएगा। इसलिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर के इक्वल मेंशन करेंगे। नाउ फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन इट इज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, और राइट हैंड साइड में तो हम लिखे हैं 5 × 10⁻⁻35 जूल सेकेंड। नाउ यहां से हम डेल्टा वी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻35 जूल सेकेंड। ग्रेटर देन का साइन अभी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नियरली इक्वल लिख लेते हैं, डिवाइड बाय m × डेल्टा एक्स। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, एंड डेल्टा x इज नोन 10⁻⁻15 मीटर। जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करते हैं, यू विल फाइंड ये रिजल्ट आता है 5.79 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा v की वैल्यू इस ऑर्डर की आ रही है, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? हम पढ़ के आए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू, ये देखिए, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, ये जो डेल्टा वी यहां पर तुमने कैलकुलेट किया है वो दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी
इफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, वो 100 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। 100 टाइम्स ग्रेटर स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा विद इन द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए दिस इज इम्पॉसिबल वैल्यू, इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम मेंशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सभी को? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो रिलेशन है, उससे हाइजेनबर्ग ने ये जो अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, ये जब लुइस डी ब्रोगली तक पहुंचा, तो लुइस डी ब्रोगली ऑब्वियस है बहुत ज्यादा जो हाइजेनबर्ग है उनसे चिढ़ गए, बहुत ज्यादा उनसे नाराज हुए। ये क्या मतलब होता है, तुमने जो मैंने ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया उसको आउटराइटली गलत साबित कर दिया। ठीक है, अब जो डी ब्रोगली है तो फिर हाइजेनबर्ग से उन्होंने पूछा कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकता, करेक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकता, तो फिर मैं कर क्या सकता हूं, है ना। दिस वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम लुइस डी ब्रोगली टू हाइजेनबर्ग। अब हाइजेनबर्ग ने इसको ऐसे डिफाइन किया कि सर हम डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की करेक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की करेक्ट वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम यह डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल एनर्जी क्या है, प्रोबेबल डिस्टेंस क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। बोहर के कानों में भी जब ये बात पहुंची हाइजेनबर्ग की, तो बोहर भी बहुत परेशान हुए कि यार ये क्या मतलब होता है। मैंने इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में जो रेडियस डिफाइन किया 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ये हाइजेनबर्ग बोल रहा है कि ये तो गलत है। ऐसे हमने वेलोसिटी को जो डिफाइन किया 2.188 इंटू 10 की पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड, हाइजेनबर्ग बोल रहा है कि गलत है। एनर्जी -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हाइजेनबर्ग इसको भी गलत बोल रहा है। तो हाइजेनबर्ग ने यहां पर करेक्शन किया, वी कैन ओनली डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। वी कैन डिफाइन प्रोबेबल एनर्जी वैल्यू। ये जो हमने E की वैल्यू बोहर एटॉमिक मॉडल में डिफाइन करी, ये प्रोबेबल एनर्जी है। दिस इज नॉट 100% करेक्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। बात सही भी लग रही है स्टूडेंट्स, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और बोहर उसकी एकदम 100% करेक्ट एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। हमको तो नेक्ड आई से वो दिख ही नहीं रहा, और हमने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफाइन कर दिया। तो हाइजेनबर्ग का ये जो पॉइंट है, ये जो डाउट है कि हम कभी भी 100% करेक्ट एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते, ये जस्टिफाई भी लग रहा है। हम ओनली प्रोबेबल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद जब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ लिए हैं, तो इसके बाद हम आज के बाद कुछ ऐसे डिफाइन करा करेंगे। क्या? वी कैन डिफाइन प्रोबेबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और प्रोबेबल एनर्जी की वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली जो हम पढ़ के आए -21.8 इंटू 10⁻⁻19 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप लिख सकते हैं। विद प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम 2.188 इंटू 10⁻6 z बाय n मीटर पर सेकेंड बोले हैं। विद प्रोबेबल डिस्टेंस, जिसको हमने 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम बोला है। ओके, तो हम अब सभी इन टर्म्स के साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दी है। ये हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट है, और जस्टिफिकेशन भी समझ में आ रहा है कि हम कभी भी एक्यूरेसी के साथ 100% प्रिसीजन के साथ कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि व्हाट इज करेक्ट एनर्जी, व्हाट इज करेक्ट वेलोसिटी एंड व्हाट इज करेक्ट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस। तो मैं ये स्टेटमेंट यहां पर मेंशन करूंगा, सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। हाँ बच्चों, तो ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट करिए। मैंने यहां लिखा है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग
we can define only probability of finding of an electron in a given energy region in an atom. तो probability of finding of an electron, हम कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन या वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ओनली वी कैन से probability of finding of an electron. Okay, we can define electron finding probability in a probable energy region. ये देखिए, now onwards this energy region is En minus 13.6 Z square by N square electron volt per atom, और हम इसको जूल में भी मेंशन कर सकते थे. With probable velocity, it is Vn 2.188 into 10 की power 6 Z by N meter per second at a probable distance which is Rn 0.521, it is 0.529 multiply by N square by Z angstrom. ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ये हम फॉलो करेंगे. तो हाइजेनबर्ग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट और इंट्रोड्यूस किया, वो है एटॉमिक ऑर्बिटल का. एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल इज दैट थ्री डायमेंशनल रीजन, थ्री डायमेंशनल एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम. दैट थ्री डायमेंशनल रीजन where electron finding probability is maximum. This is very very important. Now आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सर, ऑर्बिट हमने अभी पढ़ा बोहर एटॉमिक मॉडल में, जिसको हमने शेल या मेन एनर्जी लेवल पे डिफाइन किया, और ये अभी हम एटॉमिक ऑर्बिटल को पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ऑर्बिट को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक बिल्डिंग में दूर से जो फ्लोर्स दिखते हैं, अगर 5 फ्लोर्स उस बिल्डिंग में है तो जो एक फ्लोर है वो ऑर्बिट है, वो 2 डायमेंशनल रीजन है, 2 डायमेंशनल एरिया है. लेकिन जब मैं उस फ्लोर के अंदर जाऊंगा, उस रूम के अंदर जाऊंगा, तो वहां ऑर्बिटल है, और वो ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की हम यहां पर बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग. तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो 2D एंड 3D का है. तो हमारा अब जो पूरा डिस्कशन यहां पर डाइवर्ट हो जाएगा, वो ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में जाना होगा. ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जाना होगा. ओके, अभी तक हम 9th क्लास में, 10th क्लास में ऑर्बिट या शेल जानते थे, बट ये ऑर्बिटल क्या है हम इसको ऑब्जर्व करने के लिए जाएंगे, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन को सर्च करेंगे. तो ये हमारा डिस्कशन होगा. तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या रिलेशन है, उससे रिलेटेड ये मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो स्टूडेंट्स बता दिए हैं. नाउ विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, वो अब मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा. हाँ बच्चों, जैसे यहां सबसे पहले तो मैंने मेंशन कर दिया है ऑर्बिट, जिसको हम शेल भी बोल रहे हैं या मेन एनर्जी लेवल, ये 2 डायमेंशनल रीजन है, वेयरएस जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल या ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल रीजन है. तो ये आपको पिक्चर अपने दिमाग में एकदम क्लियर रख लेनी है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. ओके, अब इससे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम्स तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, मैं 1 बाय 1 उनको डिस्कस कर रहा हूं. मैंने यहां लिखा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग्स कॉन्सेप्ट. सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ये रहा आपके सामने, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ डेल्टा वी इज 0.1% ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is 2.2 into 10 की power 6 meter per second and mass of electron is already known for us. तो मुझे डेल्टा एक्स यहां पर कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, और डेल्टा वी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है
उसका 0.1% है। तो जो वेलोसिटी है प्लस माइनस डेल्टा वी, हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं जहां पे डेल्टा वी एरर है। जो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपका पेपर 95 मार्क्स का है और उसमें आपको अगर पूछा जाए तो आपने आंसर दिया कि सर मेरे 90 प्लस माइनस 5 मार्क्स आएंगे, 90 प्लस माइनस 5 मार्क्स आएंगे। तो इसका मतलब ये जो 5 है ये एरर है, ये देखिए। ओके, तो मैंने सबसे पहले यहां पर डेल्टा वी कैलकुलेट किया विच इज 0.1% ऑफ 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट आ गया 2.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी हेल्प से मैं यहां पे डेल्टा एक्स को कैलकुलेट कर लूंगा। इट इज 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 35 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास इंटू डेल्टा वी। मास इज नोन, डेल्टा वी इज नोन। मैंने ये सारी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे हमको जो डेल्टा एक्स की वैल्यू मिली है वो इतनी मिली है, ये देखिए। इट इज एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हां बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स को यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं। यहां मैंने मेंशन किया है इन दिस प्रॉब्लम, कैलकुलेट the uncertainty in the velocity of wagon of mass 2000 kilogram whose position is known to an accuracy of plus minus 10 मीटर। ओके, और ऑप्शंस भी इसके लिए आपको गिवन है यहां पे। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मुझे डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। और जो वैगन है मास इज गिवन, इट इज 2000 किलोग्राम और पोजीशन इज नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 10 मीटर। इट मींस ये जो प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ उसकी पोजीशन को मेजर किया गया, इट मींस डेल्टा एक्स यहां पर 10 मीटर है। मतलब अगर हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को एक्स मान लें तो प्लस माइनस 10 मीटर, इसका मतलब ये जो प्लस माइनस 10 मीटर है ये डेल्टा एक्स है। अब हम डेल्टा वी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फ्रॉम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशन डिस्कस कर लिया है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 35 जूल सेकेंड। मुझे यहां पर डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। ग्रेटर देन और इक्वल की जगह हम नियरली इसको इक्वल मान लेते हैं। इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 35 जूल सेकेंड डिवाइड बाय मास और डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मास 2000 किलोग्राम है मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स 10 मीटर है। तो स्टूडेंट, जब आप इस रेशो को सॉल्व करोगे यू विल फाइंड जो डेल्टा वी है वो यहां पर 0.00264 इंटू 10 की पावर माइनस, ये आ जाएगा आपका 36 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, जिसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2.64 इंटू 10 की पावर माइनस 39 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, ये आंसर है। ओके, तो ये जो आंसर मुझे गिवन है यहां पे वो मुझे डी ऑप्शन में गिवन है। तो स्ट्रिक्टली वी हैव टू फॉलो हाइजेनबर्ग फॉर्मूला, जिससे हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास ऑलरेडी नोन है हमारे लिए, मूविंग विद अ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है
उसके लिए मुझे डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी मुझे गिवन है इलेक्ट्रॉन की 300 मीटर पर सेकेंड, जिसको मेजर किया जाता है विद 0.001% एक्यूरेसी। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो डेल्टा वी है उसको लिख सकते हैं 300 मीटर पर सेकेंड का 0.001%। ये देखिए, ये डेल्टा वी होगा। तो जो यहां पर हम वेलोसिटी को मेंशन कर रहे हैं उसके अंदर डेल्टा वी एरर है, 300 मीटर पर सेकेंड का 0.001%। ओके, ये मुझे डेल्टा वी पता चल गया। अब मैं यहां पर फिर वही हाइजेनबर्ग जो रिलेशन है उसको अप्लाई कर दूंगा, हाइजेनबर्ग रिलेशन, और यहां पर दिस टाइम हमको डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां मेंशन कर सकता हूं कि जो डेल्टा एक्स होगा इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड डिवाइड बाय मास, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 0.001 डिवाइड बाय 100। ये देखिए, यहां से हमको डेल्टा एक्स पता चल जाएगा स्टूडेंट, जो मीटर में आंसर आएगा। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड 1.92 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आंसर आएगा। ओके, ये कैलकुलेशन आपको पूरी खुद करके देखनी पड़ती है, हम पहले भी बार बार ये डिस्कस करके आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए वेयर इज दिस आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। तो ये ढंग से अपनी कॉपी के अंदर डिक्टेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। If the speed can be measured with an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position of golf ball. आपको गिवन है कि एक गोल्फ बॉल है, it has mass 40 ग्राम, first we have to convert into किलोग्राम, तो 40 into 10⁻³ किलोग्राम। ओके, with this much speed ये मूव कर रही है 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रही है, लेकिन इस वेलोसिटी को मेजर किया जाता है विद एक्यूरेसी 2%। इसका मतलब अगर मैं एरर कैलकुलेट करना चाहूं 2% की, यहां पर 45 मीटर पर सेकंड में एरर है, तो मैं डेल्टा वी यहां पर मेंशन करूंगा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज 45 जो मीटर पर सेकंड है उसका 2%, दैट विल बी डेल्टा वी। तो यहां पर हमने डेल्टा वी को कैलकुलेट कर लिया है, इट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब मुझे डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना था, तो मैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर दूंगा। 5 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड, राइट हैंड साइड में ये टर्म हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख चुके हैं, डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। तो मास किलोग्राम में इतना है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आंसर आ गया 1.46 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। अच्छा, एक बात मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, ये जो वैल्यू हम लिखते हैं जैसे 1.46, अगर किसी स्टूडेंट की ये वैल्यू 1.5 आती है या 1.40 आ रहा है ना, वैल्यू कैलकुलेट करने पर, और पावर 10 की पावर -33 मीटर है, इट मींस ये करेक्ट आंसर है। जैसे अभी हमने ये प्रॉब्लम जो सॉल्व किया, अगर मैं इसको एग्जैक्ट यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो आप देख रहे होंगे जैसे कि 1.92 की जगह 1.8 समथिंग आपका आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर, इट मींस ये करेक्ट माना जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो 5 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड है, ये हमने h/4π वैल्यू को सॉल्व करके लिखा है स्टूडेंट, है ना, जो हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन में लिखा था। अब अगर h की वैल्यू हम एग्जैक्ट लेते हैं 6.63 इंटू 10 की पावर -34, या एक स्टूडेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 करता है, तो ये वैल्यू में लिटिल बिट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। हमने इसको 5 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड अज्यूम कर रखा है, तो इसलिए ये अगर 1.8 आ रहा है, 1.89 आ रहा है, 1.90 आ रहा है, इट इज करेक्ट। अगर प्रोडक्ट में 10 की पावर -2 मीटर, मतलब ये ऑर्डर
यही है, मैच कर रहा है आपका, तो अब इसको हम बिल्कुल सही मानेंगे। तो यहां पर ये इस प्रॉब्लम का सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट, आज हमने जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि साइमल्टेनियसली जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस नेग्लेजिबल हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मूविंग पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, जो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ड्यूअल कैरेक्टर शो करते हैं, हाइजेनबर्ग ने इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने बोला इट इज इम्पॉसिबल कि हम साइमल्टेनियसली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, जैसे इलेक्ट्रॉन को, वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों में ऑब्जर्व कर पाए। अगर मैं वेव के फॉर्म में उसको ऑब्जर्व करूंगा तो मैं पार्टिकल की फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इसके लिए अभी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि कुछ ना कुछ हमेशा एरर आ जाएगी। ओके, तो आज जितना भी हमने यहां पर लेक्चर को डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को बहुत ढंग से अपनी कॉपी में आपने डिक्टेट कर लिया होगा। एक एक पॉइंट को वापस ढंग से पढ़िए और जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको इससे रिलेटेड आज प्रैक्टिस कराए हैं उनको फॉलो करिए, और ये रिलेशन हम एज इट इज हमेशा मेंशन करेंगे। जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था, हाइजेनबर्ग ने उसमें ये इंप्रूवमेंट किया। अब आज हमने यहां पर देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑर्बिटल में है। तो हम स्टूडेंट अब आगे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गए कि ये ऑर्बिटल होता क्या है, ये ऑर्बिटल कैसा दिखता होगा, और ऑर्बिटल तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे कौन कौन से बैरियर और कौन कौन से हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट कुछ क्लासेस होंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो इसके ऊपर ही होंगी कि ये ऑर्बिटल कहां है और हम यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, तो मेरी नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, इंतजार करिए, और तब तक के लिए ये सारे पॉइंट्स को ढंग से पढ़िए। फिर हम कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब तक थैंक यू।